हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। इस वीडियो में गाइस हम बीपीएससी 134 बुक पढ़ने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। गाइस यहाँ से हम इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। ये इस बुक का पहला खंड यानी कि ब्लॉक फर्स्ट है, परिचय, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो हमारी पहली इकाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ के ऊपर रहेगी। गाइस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकाई 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मूलभूत संकल्पनाओं के बारे में, यानी कि जो एक राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसी कौन सी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि राष्ट्र शक्ति, राष्ट्रहित, राष्ट्र शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, जो कि हमें नाम में ही दिखाई दे रहे हैं इकाई 2 के। तो हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। इनकी परिभाषाएं, विशेषताएं और लिमिटेशंस हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अलावा कुछ भी इस इकाई में नहीं है, बहुत ही ईजी इकाई है, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस इकाई को। गाइस सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा कि हम पढ़ने के वाले हैं। गाइस जैसा कि हमें पता है, प्रत्येक राज्य अधिक शक्ति हासिल करता है ताकि अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सके। राष्ट्र हितों को बढ़ाने के लिए अपनी राष्ट्र शक्ति को हासिल करता है और हासिल करने की दिशा में काम करता रहता है। समस्या तब उत्पन्न होती है, समस्या तब आती है जब कोई राज्य पूरी तरह से दूसरे राज्य की सुरक्षा की कीमत पर अपने हितों के बारे में सोचता है, यानी कि जहाँ पे दूसरे राज्य का नुकसान करना पड़े, दूसरे राज्य की सुरक्षा को हटाना पड़े, तो तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब किसी दूसरे राज्य के साथ में युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाती है, जब प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रहित को अधिकतम करने के लिए बाहर आता है, तो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव में व्यवधान का कारण बनता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होने का कारण बना रहता है। तो हम इस इकाई में उन्हीं कुछ कारणों के बारे में, उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शक्ति संतुलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो युद्धों को रोकने का काम करती है। उस तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक राज्य को आक्रामकता से बचाने के लिए सामूहिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। तो हम इसमें मेन पॉइंट जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रहेंगे वो 4 होते हैं, जो कि राष्ट्र शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति का संतुलन और सामूहिक सुरक्षा है। इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे इस इकाई में। तो आइए गाइस पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं इस इकाई को पढ़ना। राष्ट्रीय शक्ति का विचार। अगर हम राष्ट्रीय शक्ति की बात करें तो ये राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम इसको केंद्रीय नियामक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र जब अनुपस्थित होता है, यानी कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की अनुपस्थिति होती है, वहाँ पे हर कोई राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्ति का दावा करके अपने राष्ट्र के हितों की सुरक्षा करता है। राष्ट्र के हितों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कौन से राष्ट्रीय हितों की वो रक्षा करता है। तो इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं सामने आती हैं। तो राष्ट्र शक्ति को समझने के लिए हमें जो डेफिनेशंस मिलती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हंस मोर्गेनथाउ ने इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से दी है कि प्रयोग करने वाले और उन लोगों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है जिसके ऊपर इसका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह शक्तिशाली और कम शक्तिशाली की कुछ क्रियाओं को नियंत्रित कर देता है, क्योंकि अधिक शक्तिशाली कमज़ोर के दिमाग को भी नियंत्रित करता है। इसी राष्ट्रीय शक्ति के बारे में आगे जॉर्ज साउरजेनबर्ग बताते हैं कि शक्ति अनुपालन के मामले में प्रभावी प्रतिबंधों पर भरोसे के द्वारा किसी की इच्छा को दूसरे के ऊपर थोपने की क्षमता होती है। ये सज़ा के विचार से उनकी ये डेफिनेशन है, मतलब दंड की तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनसिक AFK राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शक्ति एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। चार्ल्स भी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो करना चाहता है उसे करने की क्षमता, और वह नहीं करना चाहता उसकी क्षमता रखता है। तो
तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो राष्ट्रीय शक्ति के बारे में अलग अलग लोगों ने दी हैं। मेनली हम कह सकते हैं हर एक राज्य राष्ट्रीय शक्ति का दावा करके अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। इसके बारे में कुछ और डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। विलियम एबेंस्टीन भी इसकी एक परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या के योग, कच्चेपन और मात्रक कारकों के से कुछ अधिक है। इसमें इसकी नागरिक समर्पण, इसके संस्थाओं का लचीलापन, इसकी तकनीकी जानकारी, इसके राष्ट्रीय चरित्र और मातृता तत्वों भी शामिल हैं जो एक राष्ट्र को कुल ताकत का निर्धारण करती हैं। इसको अगर हम समझें तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में अपने राष्ट्रीय हितों के लक्षणों और उद्देश्यों को सुरक्षित करने की क्षमता होती है। इसमें राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बल का प्रयोग करने की क्षमता होती है या फिर दूसरों के ऊपर ताकत का प्रभाव का उपयोग का खतरा भी शामिल होता है। अगर हम राष्ट्रीय शक्ति की बात करें तो ये असंख्य कारकों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति। जैसे कि फ्रैंकल ने कुछ क्षमताओं या फिर क्षमता कारकों के रूप में कहा है। इसे हम राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक कह सकते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के कारक कह सकते हैं, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इन्हीं राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में जो राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करते हैं, जिनके ऊपर राष्ट्रीय शक्ति डिपेंड होती है। तो हंस मॉर्गेनथ्यू इसके बारे में कहते हैं, इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। उनके अकॉर्डिंग स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व के ऊपर डिपेंड करती है राष्ट्रीय शक्ति। इसके अलावा ओरेंगासिक ने भी दो तरीके से डिवाइड किया है इसको, प्राकृतिक निर्धारक और सामाजिक निर्धारक के रूप में। तो आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक निर्धारक वो होते हैं जो भूगोल और संसाधन, जनसंख्या इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे संसाधन आ जाते हैं प्राकृतिक निर्धारक। सामाजिक निर्धारक होते हैं आर्थिक विकास, राजनीतिक संरचना और राष्ट्रीय मनोबल जैसे मुद्दे शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति को मूर्त और अमूर्त तत्वों के बीच में भी डिवाइड किया गया है। मूर्त होते हैं जिन तत्वों का मूल्यांकन हो सके, मात्रा हो सके, जैसे कि आर्थिक विकास, संसाधन, भूगोल, जनसंख्या, प्रौद्योगिक जैसे मात्रिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा अमूर्त तत्व वो होते हैं जो गैर मात्रिक तत्व होते हैं, जैसे कि वैचारिक और मनोवैज्ञानिक कारक, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व, व्यक्तित्व, कूटनीति की गुणवत्ता, ऐसे मामलों को हम रखते हैं मूर्त तत्वों के अंदर। इसके अलावा राष्ट्रीय शक्ति को कुछ तत्वों में डिवाइड किया जाता है। बेसिकली वो होते हैं भूगोल, कच्चे माल, भोजन की संहिता, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिक, सैन्य तैयारी, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन, सरकार की गुणवत्ता, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल, कूटनीति। यानी कि वही सब को इकट्ठा कर दिया तो इन तत्वों के बेस पे राजनीतिक शक्ति डिपेंड करती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक करके। भूगोल एक राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक के रूप में सबसे स्थिर, मूर्त और स्थायी प्राकृतिक तत्व है, जो कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी भूगोल से निर्धारित होती है। इसी वजह से भूगोल को राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में समझने के लिए हमें आकार, स्थान, जलवायु, भौगोलिक स्थिति और सीमाओं को समझने की आवश्यकता है। यानी कि भूगोलिक राष्ट्रीय शक्ति कैसे है, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा किसी देश के आकार को, स्थान को, जलवायु को, भौतिक स्थिति को। तो आइए इनको भी जान लेते हैं। आकार की अगर हम बात करें, कोई देश जितना बड़ा होता है उससे बाहरी देश होते हैं जो वो हमले के दौरान पीछे हटकर बचाव करने में ही फ़ायदेमंद होते हैं। जितने बड़े होते हैं बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है बड़ी आबादी। इसको बाहरी हमलों से बचने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक प्रसरण की स्थापना होती है। लेकिन बड़े आकार के देशों में अगर विकास में एक बाधा होती है, बाधक होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, बंजर जलवायु हो सकती है। किसी देश का आकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक
संबंधों में अधिक मायने नहीं रखता। यानी कि किसी देश को राष्ट्र शक्ति बढ़ाने के लिए अपने आकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना, यानी कि जो जितना बड़ा है उतना शक्तिशाली होगा, ऐसा नहीं है। छोटे देश भी शक्तिशाली हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका है, वो रूस से छोटा है बट रूस से ज़्यादा शक्तिशाली है। आकार में छोटा होने के बावजूद इज़राइल के पास भी रक्षा तंत्र बहुत शक्तिशाली है। रक्षा तंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इसके अलावा अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान यानी कि किस जगह पे देश का स्थान जहाँ पे है, किस लोकेशन पे देश है, तो ये चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। यानी कि जैसे कि इंग्लैंड का स्थान है, जहाँ पे इंग्लैंड है वहाँ पर एक ऐसी बड़ी नौसेना और साम्राज्यवादी शक्ति बनाने में मदद मिली है इंग्लैंड को। संयुक्त राज्य अमेरिका जिस स्थान पे है उस स्थान के कारण एकांत की अपनी नीति का पालन करने में सक्षम बना है अमेरिका। इसके अलावा कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा ऐसी जगह पे है जिसकी वजह से वो महाशक्ति बनने से रुक गया, क्योंकि वो अमेरिका के बहुत ही करीब है, जिसकी वजह से उसे महाशक्ति नहीं बनाया गया। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु में भोजन, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र की संस्कृति के उत्पादन जलवायु के अंदर आ जाती हैं, जैसे कि शीत अर्कटांटिक क्षेत्र और सहारा की अधिक गर्मी ने उनके विकास को रोक दिया है। यानी कि किसी देश की जलवायु कैसी है, वहाँ का रहन सहन इसके अंदर आ जाता है, तो वो भी देश का विकास डिपेंड करता है जलवायु के ऊपर भी। इसके अलावा अगर हम कुछ और कारकों की बात करें तो स्थलाकृत आ जाता है। स्थलाकृत में हम कृत्रिम सीमाएं इस पे विस्तारवादी की चपेट में ला सकते हैं, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं या फिर कृत्रिम सीमाएं हैं, यानी कि जो बनाई गई सीमाएं हैं वो विस्तारवाद की चपेट में आ सकती है, यानी कि दूसरे देश उसमें विस्तारवाद वाली नीति अपना सकते हैं, अपने देश को बढ़ाने का काम कर सकते हैं अगर मैदानी इलाके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर ने यूएसए को शक्ति प्रदान की है, यानी कि ये यूएसए के पास होने की वजह से यूएसए शक्तिशाली देश बन चुका है। इसके अलावा हम सीमाओं की बात करें तो प्राकृतिक और मैदानी सीमाएं देश के बीच में मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंधों का स्रोत है, और कृत्रिम और अप्राकृतिक सीमाएं संघर्ष के स्रोत बन चुकी हैं, जो कि राष्ट्रीय शक्ति को कमज़ोर करती है। यानी कि जो अपने आप सीमाएं बनी हुई हैं वो मैत्रीपूर्ण, यानी कि एक दोस्त की तरह दूसरे देश के साथ व्यवहार रखती है, संबंध रखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और जो बनाई गई हैं उन सीमाओं की वजह से हमेशा ही संबंध कमज़ोर होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे तत्व की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बहुत बड़ा संसाधन बन जाता है किसी राष्ट्र के लिए, जिसकी वजह से दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, देश विकसित होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा, जाता, मैंगनीज आदि जैसे खनिज, प्राकृतिक उत्पाद, रबड़, जूट, बांस आदि, पशुओं के उत्पाद, मांस, अंडे, दूध, रेशम जैसे कारकों की वजह से देश आत्मनिर्भर बन सकता है। ऐसे कच्चे मालों का उत्पादन और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन अगर खनिज अगर देश के अंदर हैं, खनिज और प्राकृतिक उत्पाद अगर हैं तो उनकी वजह से दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बन सकते हैं और देश आत्मनिर्भर बन सकता है, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो इससे एक राष्ट्रीय शक्ति बढ़ जाती है। जनसंख्या की अगर हम बात करें, अगर कोई देश जितना ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसमें आलसी, अनपढ़, अक्षम, बेरोजगार और अकुशल मानव संसाधन वाले देश विकास नहीं कर पाता, जबकि मजबूत स्वास्थ्य और अनुशासित, नियोजित, साक्षर और कुशल जनसंख्या वाला देश राष्ट्र शक्ति के विकास की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि जनसंख्या पे डिपेंड करता है मानव संसाधन विकास में, राष्ट्र निर्माण में,
राज्य के प्रतिबद्धता की ओर संकेतिक है, जो कि राष्ट्र शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था, यानी कि जिस देश की आर्थिक व्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, वो देश उतना ही राष्ट्र शक्ति अच्छी होगी। यानी कि राष्ट्र शक्ति बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये राष्ट्र शक्ति डिपेंड करती है अर्थव्यवस्था पे, जिसमें हम सैन्य शक्ति बढ़ा सकते हैं। आर्थिक संसाधनों की वजह से संसाधनों से समृद्ध हो सकते हैं। एक विकसित, स्वस्थ, समृद्ध और बढ़ता हुआ राष्ट्र विश्व स्तर पर प्रभाव कर सकता है। इसके अलावा हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, पुरस्कार, व्यापार, अनुदान जैसे आर्थिक संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो हमें IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी ऋण नहीं देगा, कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा विकास के लिए। एक कमज़ोर राष्ट्र जिसकी गरीबी और अविकसितता विशेषता है, अपनी राष्ट्र शक्ति पर विकट रूप से और बहुत सीमाओं से ग्रस्त है, तो ऐसे राष्ट्र को किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। औद्योगिक क्षमता की अगर हम बात करें, अच्छी तरह से निर्मित औद्योगिक क्षमता वाले देश एक महाशक्ति बनने में सक्षम होते हैं। जैसे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मन, चीन, फ्रांस, जापान जैसी महाशक्तियों को देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी औद्योगिक क्षमता थी। इसी वजह से वह महाशक्ति बनने में सक्षम रहे। इसके अलावा प्रौद्योगिक एक अच्छी तरह से विकसित तकनीक, जानकारी, मानव कल्याण और प्रगति में सक्षम होती है। इसीलिए प्रौद्योगिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक विकास, सैन्य विकास, परिवहन और संचार के विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्रौद्योगिक बहुत ज़रूरी है। सूचना, परमाणु, अंतरिक्ष और मिसाइल प्रौद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति और प्रभाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आई है। राष्ट्रीय शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब कोई भी देश आयात पर निर्भर न होने की बजाय औद्योगिक और उच्च तकनीकी सामानों के निर्माण में आत्मनिर्भर हो जाए। इसके अलावा अगर हम सैन्य तैयारी की बात करें तो सैन्य तैयारी हथियार बढ़ाना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, तो एक सैन्य शक्ति जिसके पास होती है, जिस देश के पास होती है, वो वैसे ही राष्ट्रीय शक्ति उसके पास अधिक होती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है सैनिकों के ऊपर, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक शक्ति प्रौद्योगिक, रणनीतिक कारकों, औद्योगिक क्षमताओं और सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है बेसिकली। लेकिन सैन्य तैयारी राष्ट्रीय शक्ति का स्वतंत्र निर्धारक नहीं है फिर भी, क्योंकि एक प्रभावी और कुशल सैन्य नेतृत्व को कुशल, प्रशिक्षित, सक्षम, समर्पित और अनुशासित सशस्त्र बल एक राष्ट्र की सैन्य तैयारी को मजबूत करता है, जिसके लिए हमें प्रौद्योगिक स्तर पर शक्ति मिलनी चाहिए, राजनीतिक लाभ का एक स्रोत होना चाहिए। उसके अलावा एक उचित विदेश नीति होनी चाहिए। सफल विदेश नीति राष्ट्रहित को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारक रहती है। यहाँ पे विचारधारा की अगर हम बात करें, ये एक अमूर्त तत्व है जो कि राष्ट्रों के बीच में मित्रता और शत्रुता के स्रोतों को पैदा करती है, मित्रता और शत्रुता के स्रोत हो सकता है। इसके अलावा नेतृत्व एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता प्राकृतिक संसाधनों, मानव संसाधनों और कच्चे माल के उपयोग को दक्षता के रूप में उपयोग करने के लिए निर्देशित करते हैं। एक अच्छा नेता, समर्पित और कुशल नेतृत्व वाला देश कोई प्रगति और सफलता की ओर ले जाता है। यानी कि एक अच्छे नेतृत्व होता है, जहाँ पे एक अच्छा नेता मिल जाता है देश को, वही सफलता और प्रगति की तरफ बढ़ता है। संगठन और सरकार की गुणवत्ता, एक भ्रष्ट और असक्षम सरकार प्राकृतिक और मानव संसाधनों को बर्बाद कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी राष्ट्रीय शक्ति और कद को कम कर लेती है। इसलिए एक अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है। एक मजबूत लोकतांत्रिक, सुव्यवस्थित और जिम्मेदार सरकार देश को आगे ले जाती है, देश की
प्रतिष्ठा बढ़ा देती है वैश्विक मामलों में। पाकिस्तान में एक कमज़ोर नागरिक सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को विफल कर दिया है, ये इसका एक उदाहरण है। राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल। एक राष्ट्रीय शक्ति ये एक अमूर्त तत्व है और राष्ट्रीय चरित्र होता है जो लोगों के लक्षणों, दृष्टिकोण और योग्यताओं को दर्शाता है, यानी कि देश के लोगों के दृष्टिकोण कैसे हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। जैसे कि भारतीय अपनी सहिष्णुता और धार्मिक विश्वास, आदर्शवाद के लिए जाने जाते हैं। जर्मन अपने अनुशासन और मेहनती होने के लिए जाना जाता है। अमेरिकी लोग अपने आविष्कारशीलता, पहल और साहस की भावना के लिए जाने जाते हैं। तो इसी वजह से राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल एक अमूर्त तरीके से राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाता है, राष्ट्रीय शांति और युद्ध में सरकार की विदेश नीति को समर्थन करता है। अगर हम कूटनीति की बात करें, एक उच्च गुणवत्ता वाली कूटनीति उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय शक्ति में बदल देती है, यानी कि जो देश में उपलब्ध संसाधन हैं उनको राष्ट्रीय शक्ति के रूप में बना देती है। इसका एक एग्जाम्पल हम यूएसए के लिए देख सकते हैं। यूएसए की सफल कूटनीति से एकमात्र महाशक्ति बनने में मदद करती है और कनाडा की उदार अंतर्राष्ट्रीयवादी एक अच्छे और भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक की छवि बनने में मदद करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाली कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने में मदद करती है। राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं। कई कारक राष्ट्रीय शक्ति की प्रभावशीलता को कम करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, राज्यों को संतुलन को बाधित करने से रोकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो नव यथार्थवाद बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून राज्यों के व्यवहार को नियमित करते हैं, बाध्यकारी नियमों का ढांचा होता है इनके लिए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता नैतिक नियमों को कानून का एक समूह है जो कि राज्यों के व्यवहारों की जांच करता है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सभी मानवाधिकारों को संरक्षण, जीवन के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए संप्रभुता के सम्मान और अन्य क्षेत्रों में गैर हस्तक्षेप जैसी कुछ नीतियों को स्वीकार करता है। चौथा, विश्व जनमत राज्य को जनता की राय के अनुसार सार्वजनिक नीतियां बनाने के लिए मजबूर करता है। मजबूत शांति आंदोलन की उपस्थिति, जातीय समूहों और अल्पसंख्यकों के अधिकार, यौन शोषण के खिलाफ अभियान, नशीले पदार्थों के सेवन, मानव तस्करी और परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम का पता चलाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जनमत कितना मजबूत है ये पता चलता है। पांचवा, राष्ट्रीय शक्ति सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान करने के लिए इस सिद्धांत के आधारित है कि राज्यों की किसी भी राज्यों का उल्लंघन के मामले में सामूहिक रूप से शांति और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। अंत में, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तंत्र हैं, जिसमें शस्त्र नियंत्रण में कम से कम हथियारों का यूज़, हथियारों में कमी और निशस्त्रीकरण में पूरे तरीके से हथियारों को समाप्त कर देना। राष्ट्रीय हित के घटक। राष्ट्रीय हित को दो घटकों में डिवाइड किया है, आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण घटक और चर या फिर गैर महत्वपूर्ण घटक। महत्वपूर्ण घटकों में आ जाते हैं सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक घटक, जिसमें सांस्कृतिक घटक ऐतिहासिक मूल्य हैं, जैसे कि एक राष्ट्र द्वारा अपनी संस्कृति विरासत के हिस्से के रूप में जाना जा सकता है। इसके अलावा भौतिक पहचान किसी क्षेत्रीय पहचान के रूप में, किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय पहचान के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक पहचान की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे विदेश नीति में जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है राजनीतिक पहचान को। इससे प्राप्त करने के लिए राज्य युद्ध में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चर और गैर महत्वपूर्ण घटकों की बात करें तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जैसे कि निर्णय
नियंताओं और जनता की राय, पार्टी की राजनीति, वर्ग या समूह के हितों या फिर राजनीतिक और नैतिक कारकों पर डिपेंड करती है। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो राज्य उन्हें पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वे उनके लिए युद्ध में ही नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय हित के घटक। राष्ट्रीय हित को दो घटकों में डिवाइड किया है, आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण घटक और चर या फिर गैर महत्वपूर्ण घटक। महत्वपूर्ण घटकों में आ जाते हैं सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक घटक, जिसमें सांस्कृतिक घटक ऐतिहासिक मूल्य हैं, जैसे कि एक राष्ट्र द्वारा अपनी संस्कृति विरासत के हिस्से के रूप में जाना जा सकता है। इसके अलावा भौतिक पहचान किसी क्षेत्रीय पहचान के रूप में, किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय पहचान के रूप में देखा जा सकता है। राजनीतिक पहचान की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ पे विदेश नीति में जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है राजनीतिक पहचान को। इससे प्राप्त करने के लिए राज्य युद्ध में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चर और गैर महत्वपूर्ण घटकों की बात करें तो ये परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जैसे कि निर्णय, नियंताओं और जनता की राय, पार्टी की राजनीति, वर्ग या समूह के हितों या फिर राजनीतिक और नैतिक कारकों पर डिपेंड करती है। ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो राज्य उन्हें पूरा करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वे उनके लिए युद्ध में ही नहीं जाएंगे। राज्य के हितों का वर्गीकरण 6 तरीके से किया गया है: प्राथमिक, माध्यमिक, स्थायी, अपरिवर्तनीय, सामान्य और विशिष्ट। इसमें अगर हम प्राथमिक की बात करें, जो सबसे पहले आते हैं, जिनके साथ हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकते, तो ऐसे राष्ट्रहित आ जाते हैं प्राथमिक में, जैसे कि जो हमने अभी पढ़े सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौतिक, तो ये आ जाते हैं हमारे प्राथमिक रुचियों में। इसके अलावा माध्यमिक रुचियों में आ जाते हैं, ये प्राथमिक से थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आ जाते हैं विदेश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा, राजनयिक कर्मचारी, उनके लिए सुरक्षा का प्रावधान करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा आ जाता है स्थायी हित, जैसे कि आधिपत्य को बनाए रखना, जितना क्षेत्र है हमारे देश का उस क्षेत्र को दक्षिण एशिया में अपने आधिपत्य को बनाए रखना। परिवर्तनीय रुचियों की अगर हम बात करें, स्थितियों के अकॉर्डिंग डिपेंड होती हैं ये, यानी कि स्थितियाँ चेंज, जैसे जैसे देश की स्थिति चेंज होती है वैसे वैसे हमारी ये रुचियाँ भी चेंज होंगी। ये जैसे कि जो प्राथमिक हित हैं सांस्कृतिक, भौतिक और राजनीतिक, उनको हम साइड में रख सकते हैं अगर देश की परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं तो। सामान्य रुचियों की अगर हम बात करें, ये बड़ी संख्या में राष्ट्रों पर लागू होती हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण इसके अंदर आ जाते हैं सामान्य रुचियों में। विशिष्ट रुचियों की अगर हम बात करें, ये हित विशेष राष्ट्रों के अनुकूल होते हैं। तीसरी दुनिया के देशों का विकास के आधार पर इसको बनाया गया है, यानी कि स्पेशल भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके अलावा अगर हम राष्ट्र हितों के सुरक्षा करने के तरीकों के बारे में जान लेते हैं, जो कि इसी में से निकला है, तो आइए गाइस जान लेते हैं राष्ट्र हितों की सुरक्षा के तरीके। राज्य अपने राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जैसे कि कूटनीति अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए बहुत प्रेरक उपाय है। ये संघर्ष का समाधान भी बन जाता है कई बार। इसके अलावा अधिपचार भी एक ऐसा ही नीति या फिर उपकरण है जो अपनाया जाता है सुरक्षा के लिए। इसमें किसी के समूह के मन, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करने के लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट कह सकते हैं हम। अधिप्रचार में राजनीति की कला भी शामिल होती है। यह राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए अपने लक्ष्यों और औचित्य पर दूसरों की राजी करने के लिए अनुमति देता है। इंटरनेट, वेबसाइट का उपयोग, इनका ही कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थिक साधन की, तो इसमें अमीर देश होते हैं जो अमीर और विकसित देश,
वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब देश अपनी तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता, उद्योगी सामान, कच्चे माल की बिक्री के लिए शक्तिशाली देशों पे डिपेंड रहते हैं। ये मुक्त अर्थ विनिमय राष्ट्र हितों की सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, यानी कि ये आजीविका का एक साधन बना हुआ है एक तरीके से। गठबंधन और संधियाँ भी इसी में आ जाते हैं, इन्हीं नीतियों में आ जाते हैं। अपने राष्ट्र के हितों की सुरक्षा करने के लिए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षर किए जाते हैं, संधियाँ की जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं जो कि देशों के बीच युद्ध को समाप्त कर देते हैं, विवादों को भी समाप्त कर देते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो, सेंटो और सीटो जैसे सैन्य संगठन बनाए गए। पूंजीवाद के प्रसार को रोकने के लिए समाजवादी देशों के बीच वार्सा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दबाव का उपाय भी एक उपाय है राष्ट्रहित के लिए। राज्य अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव का यूज़ कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी युद्ध को कम करने के लिए दबाव बनाते हैं, दबाव का यूज़ करते हैं। दबाव उपायों में हस्ताक्षर, निषेध, बहिष्कार, प्रतिबंध और संबंधों के विच्छेद जैसे कार्य करवाए जाते हैं। राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी राज्य अपने राष्ट्रहित के लिए इसका यूज़ कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था युद्ध और अतिक्रमण को उत्साहित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने आतंकवाद पर युद्ध की घोषणा की और इराक पर संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना हमला कर दिया। जो कि अफ़गानिस्तान पर हमला था, वह संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर किया गया था। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ताकत को सार्वभौमिक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन आमतौर पर बल के उपयोग से बचना चाहिए और ये सह अस्तित्व को आपसी सहयोग से बढ़ावा देना चाहिए। संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान कर लेना चाहिए, ऐसा माना गया है, यानी कि सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर ही बल का प्रयोग करना चाहिए और बाकी सभी मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से या फिर दबाव के उपाय से सॉल्व कर लेना चाहिए, ऐसा इसमें राष्ट्रहितों के लिए माना गया है। ये था गाइस राष्ट्रहित के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हमारे बाकी 2 पॉइंट, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के बारे में। गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसी वजह से हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उन 2 पॉइंट्स को रख रहे हैं। हमने जाना इस वीडियो में राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रहितों के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।